स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने ओसवाल का सैंपल पेपर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने 1 to 8 आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। बट उसके अंदर ये 5th क्वेश्चन शायद ये वॉल्यूम का रह गया था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं ये कल आपको सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन कराऊंगी। आज हम 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे कि आज हमको 10 क्वेश्चन करने ही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। दैट मींस जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है, बेस क्या होता है? सर्कुलर शेप में, उसकी रेडियस क्या है? हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें रेडियस किसका? स्फेयर का रेडियस भी हमें क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो if the volume of cone is equal to volume of sphere, then the height of cone is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। यहाँ पे क्या कहा है? इन दो आपको रेडियस आपको गिवन है, और आपको क्या निकालनी है? आपको और एक चीज आपको गिवन है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है? इक्वल है। तो आपको क्या निकालनी है? आपको हाइट निकालनी है कोन की। तो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही आपको गिवन है। यस, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पहले ना, सबसे पहले आप लिख लेना कि लेट एच बी दी हाइट ऑफ कोन। ये सब अपने आप बता देना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है। तो अब जरा कुछ जो कट रहा है वो काट लेते हैं। इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, यहां ये आर स्क्वायर से यहां पे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया? यहां रह गया एच, और यहां रह गया मेरे पास 4r। तो रेडियस आपका दोनों का सेम था, तो इसलिए मैंने दोनों में r लिया। तो आपको रेडियस कितना गिवन है? रेडियस आपको 5 गिवन है। तो h कितनी आ गई? हाइट हमारे पास आ गया 20। हाइट क्या आ गई? हाइट हमारे पास 20 आ गई। h इज 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ये आपको क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपको मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालनी है। तो अपर लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको मीडियन क्लास के बारे में पता होना चाहिए। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? मीडियन क्लास के लिए हमें क्या चाहिए होती है? मीडियन क्लास के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है। तो हम सबसे पहले वो निकालेंगे। तो देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इस क्लास की 0 से 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या होती है? हमारी CF हो जाती है। ठीक है, अब इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप इस 9 के अंदर आप क्या ऐड करोगे? आप 9 के अंदर इस 5 को ऐड कर दोगे। 9 + 5 इज 14। नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 14 + 15 विच इज 29। नेक्स्ट इज इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 29 + 10 विच इज 39। इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 39 + 6 विच इज 45। अब आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपकी निकल गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली निकलती कैसे? आपको क्या करना है? आपको n/2 निकालना है। आपको क्या करना है? मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? आपको n/2 निकालना है। n का मतलब क्या होता है? आप कहोगे भाई n क्या चीज है? n होता है सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या होगा? सम। ये जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम। तो बच्चे अब क्या करते हैं? बच्चे इसको ऐड करने बैठ जाते हैं। आपको ऐड नहीं करना। जो ये टेबल की सबसे लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही क्या होता है? वही समेशन FI होता है। मतलब इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम आप चाहे देख सकते हो। ठीक है, सो इट विल बी क्या होगा? ये 45/2।
क्या होगा 45/2। सो 45/2 क्या होता है, वो होता है 22.5। वो क्या आ गया 22.5। अब आप कहोगे मैम जब हमें n/2 ही निकालना था तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या नीड थी, वो तो मैं यहां से भी निकाल सकती थी, है ना। n निकालना था तो मैं यहां से भी निकाल सकती थी, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली। सो हमें क्या करना होता है, जो n/2 की वैल्यू आएगी आपको देखना है, जो वैल्यू आई है वो या उससे कोई जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है सीएफ में, या तो इक्वल मिल जाए या उससे जस्ट बड़ी मिल जाए। सो कौन सी है, देखो यहाँ पे जस्ट बड़ी है ये 29, यही बड़ी है ना। सो यही हमारी ये 20 to 30 वाली हमारी क्लास क्या कहलाएगी, ये हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। सो हम इसीलिए ही सीएफ निकालते हैं ताकि हम जो हमारा n/2 आए हम उससे डिसाइड कर सके हमारी क्या होगी मीडियन क्लास। तो ये आ गई हमारी मीडियन क्लास, हो गया काम। तो इस नंबर को हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। तो आपको क्या बतानी थी, आपको अपर लिमिट बतानी थी। सो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 30। अगर लोअर लिमिट पूछी होती तो आप कहते आंसर इज 20। सो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपर लिमिट क्या आ गई, अपर लिमिट आ गई 30। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, O is the intersection of two chords AB and CD of circle if angle BOC is 80 degree and OA is equals to OD, then triangle ODA and triangle OBC are what। ये चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या ऑप्शंस कहे हैं, इक्विलेटरल एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, और नेक्स्ट इज नॉट सिमिलर। तो आपको बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये इक्विलेटरल है या नहीं है, या आइसोसेलेस है या नहीं है, या सिमिलर है या नहीं है। चार आपको चीजें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकते हैं, क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, पहले ये चेक करते हैं। देखो आप ना पहले ही देखते हैं ये ट्राइंगल ओडीए और ओबीसी की बात कर रहा है, तो आप अगर ओबीसी ट्राइंगल में देखो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, इक्विलेटरल। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 60 डिग्री। सो ये तो क्या दे रखा है, ये तो हमें 80 डिग्री दे रखा है। तो क्या मेरा ट्राइंगल ओबीसी मेरा इक्विलेटरल बन सकता है, नहीं भाई इक्विलेटरल तो वो नहीं हो सकता। तो हमारा पहला तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। एक ही ट्राइंगल को देख के अगर एक ये वाला जो अगर एंगल, ये दोनों ट्राइंगल की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ओबीसी ट्राइंगल में बात करो, एक एंगल तो क्या है 80 डिग्री इक्विलेटरल के लिए, तो तीनों के तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए 60 डिग्री। तो एक ऑप्शन तो अपने आप ही आपका क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, आपको स्मार्टली वर्क करना है, आपको ट्राई करना है कि आप ऑप्शंस को काटने की कोशिश करो। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एंगल बीओसी क्या है आपका 80 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, एट पॉइंट ओ पे। तो एंगल बीओसी और एंगल डीओए क्या आपस में इक्वल होंगे, मैं कह रही हूं क्या मेरा एंगल बीओसी और क्या मेरा एंगल बीओसी और क्या मेरा एंगल डीओए क्या आपस में इक्वल होंगे। आप कहोगे भाई बिल्कुल इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने पहला ऑप्शन कट कर दिया। अब एक चीज बताओ, और एक चीज इसने बोली है, क्या बोला है, OA जो है ना मेरा OD के इक्वल है। ये जो मेरा OA है किसके इक्वल है, मेरा ये OD के इक्वल दे रखा है। अब एक चीज बताओ, अगर आपको OA आपको OD के इक्वल दे रखा है, मैंने आपको एक चीज, आपको रिजल्ट पता होगा, इक्वल साइड के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो OD के सामने वाला एंगल क्या है, ये वाला, और OA के सामने वाला एंगल है ये वाला। तो क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा। दैट मीन्स एंगल ODA is also equals to एंगल OAD। क्यों, आप रीजन लिख सकते हो, एंगल
ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मैं यहां लिख देती हूं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो अब अगर ये x है और ये भी x आ गया, ठीक है। अब जरा इन ट्राइंगल ODA में जरा हम बात कर लेते हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल OAD में तो क्या होगा, x, मैं नाम नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। x प्लस 80 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं इससे एक स्टेप पैर भूल गई, मतलब भूली नहीं, मैंने लिखा नहीं, क्या नहीं लिखा, एंगल ODA प्लस एंगल OAD प्लस एंगल DOA किसके इक्वल होगा, वर्टिकल, सॉरी 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्या क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, ठीक है। सो क्या होगा, x प्लस x इज 2x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। सो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 100, सो x किसके इक्वल हो जाएगा, x आपका 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। x किसके इक्वल होगा, x आपका 50 डिग्री के, दैट मींस ये वाला भी एंगल 50 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री आ गया। अब एक आप चीज देखो, इस ट्राइंगल ODA के अंदर ये एंगल 50, ये एंगल 50 और ये 80 डिग्री है, और ये OD और OA हमें क्या दे रखी है, इक्वल। तो मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल ODA है ये आइसोसेलेस तो होगा ही होगा ना, आइसोसेलेस तो है ही ना। तो मतलब ये वाले ऑप्शन हमारे होने के पूरे पूरे चांस है कि ये वाले ऑप्शन मेरे दोनों सही हो सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। सो अब एक चीज बताओ, आपने 9th स्टैंडर्ड में ना एक रिजल्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल जो सेम सेगमेंट में होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो AC आर्क है, ये वाला जो एंगल बनेगा और जो ये AC आर्क ये वाला एंगल बनाएगी, क्या ये आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। तो आप क्या कहोगे, अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो क्या लिखोगे, एंगल ODA इज इक्वल्स टू एंगल OBC। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। सिमिलरली अब एक चीज बताओ, अगर आप ये BD आर्क को देखो, आप इस BD आर्क को देखो, तो ये वाला एंगल और ये जो BD आर्क ये वाला एंगल बनाएगी, क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल OCB इज इक्वल्स टू एंगल OAD। रीजन क्या होगा, रीजन यही एंगल इन दी सेम सेगमेंट। तो अगर ये 50 तो ये भी 50, ठीक है, सॉरी ये 50 तो ये भी 50, ये 50 तो ये भी 50। अब एक, अगर आप एक चीज मैं आपको जरा यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, इसको मैंने 2 ले ली, इसको मैंने 3 ले ली। तो अब जरा आप इन ट्राइंगल ODA और OBC के जरा अच्छे से घूरो और इन ये तीनों के तीनों इक्वेशन को देखो, क्या मेरे पास जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या आपस में इक्वल है। देखो O के सामने कौन सा बैठा है, O वाला एंगल बैठा है, तो क्या ये इक्वल है, हाँ आप कहोगे बिल्कुल। एंगल BOC मेरा बिल्कुल इक्वल है एंगल DOA के, तो O के जो सामने वाला एंगल है आपस में इक्वल है। अब देखते हैं क्या D के सामने वाला एंगल कौन सा है, B है। D के सामने वाला एंगल क्या है, B है। तो क्या ये आपस में इक्वल है, हाँ आप कहोगे भाई बिल्कुल इक्वल है। एंगल ODA मेरा किसके इक्वल है, एंगल OBC के, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब क्या A और C वाले एंगल आपस में इक्वल है, हाँ देखो A और C वाले भी आपस में इक्वल है। एंगल OCB किसके इक्वल है, एंगल OAD के। सो तीनों के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, बाय ट्रिपल ए रूल से, बाय ट्रिपल ए रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है।
तो आप लिखोगे ट्राइंगल ODA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBC बाय विच रूल, बाय ट्रिपल ए रूल, बाय विच रूल, बाय ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए रूल से ये ट्राइंगल जो दोनों के दोनों हैं वो क्या हो गए, वो सिमिलर हो गए। ये आइसोसेलेस भी है और क्या है, सिमिलर भी है। सो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये वाला आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, the roots of the quadratic equation x square plus x minus 1 is equals to 0 are irrational and distinct. C रह गया, sorry, not real, rational and distinct and last one is real and equal। तो आपको बताने हैं जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रियल होंगे, इसके इरैशनल होंगे, रैशनल होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे। तो आपको एक चीज पता होगी, अगर आपको रूट्स चेक करने हैं कि इसके रूट कैसे हैं तो आप क्या करो, आप डी निकाल के देख लो, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो कि उसका डी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो हम डी निकाल के देख लेते हैं। सो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, a क्या है यहाँ पे 1। c क्या है, c होता है यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो क्या है -1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस माइनस इज प्लस, तो कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो क्या आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है 5, और 5 क्या होता है, 5 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको पता होगा अगर डी आपका जब भी ग्रेटर देन 0 आए तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल होते हैं और साथ में डिस्टिंक्ट भी होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपका डी इक्वल्स टू 0 आए, डी क्या है, डी क्या आए इक्वल्स टू 0, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इक्वल्स टू 0 में क्या होता है, रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स रियल नहीं होते। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्या आया, हमारा यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कौन कौन से देखो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल, तो ये तो कट गया क्योंकि रूट कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। हटो भाई साहब। नेक्स्ट क्या का, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन क्या का, नॉट रियल। भाई आप भी हट गए क्योंकि रूट्स तो क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे। अब क्या है, इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट, और नेक्स्ट इज रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल में तो रैशनल रैशनल कोई भी हो सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम रूट्स को निकाल लेंगे। अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि इरैशनल है, रैशनल है, तो उसके लिए आप क्या करो, अब रूट निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा वो रैशनल है या वो इरैशनल है। तो रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला जो भी आप कहते हो वो आप यूज कर लो। सो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है फॉर्मूला रूट निकालने का। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस b, क्या है यहाँ पे b होता है x का कोफिशिएंट विच इज 1, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 5 अपॉन में 2 इंटू में a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1। सो क्या आ गया, x आया हमारे पास दो रूट्स आए। कौन कौन से रूट आए, -1 प्लस अंडर रूट 5/2, और दूसरा रूट क्या आया हमारे पास, दूसरा रूट आया x इज इक्वल्स टू -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया था। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार साइन प्लस का आएगा, एक बार साइन
माइनस का आएगा। तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके आ गए रूट। और आपको पता है अगर आप इरैशनल नंबर में, ये √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर में अगर आप एक रैशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड बाय 2 करो तब भी क्या रहेगा, डिवाइड करो रैशनल नंबर से तब भी क्या रहेगा, वो एक इरैशनल नंबर रहेगा। सो ये एक इरैशनल नंबर है, ये भी एक इरैशनल नंबर है। सो हमारे पास रूट कैसे आए हैं, रूट्स हमारे इरैशनल आए हैं, रूट रैशनल नहीं आए। सो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है हमारा, इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग आए हैं और क्या आए हैं, इरैशनल आए हैं। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। So next is question number 12. So question number 12 क्या है, if theta is equals to 30 degree then the value of 3 tan theta is dash. So कभी कभी पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। तो क्या निकालना है आपको, 3 tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सो क्या होगा, 3 इंटू में tan थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपको यहाँ पे 30 डिग्री बोला गया है। सो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3/√3। सो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है 3/√3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज डैश। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो सरफेस एरिया क्वेश्चन था वो भी बहुत सिंपल था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ये भी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। सो आपको यहाँ पे देखो निकालना क्या है सॉरी, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है 3πr²। तो बेसिकली आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, आपको आर की वैल्यू पता होना जरूरी है, लेकिन यहाँ आर तो नहीं गिवन लेकिन जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या हम इससे आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम यहां से आर निकाल देंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर निकालेंगे सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3πr³, यही होता है 2/3πr³। आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, आपको गिवन है 396/7 इज इक्वल्स टू 2/3। मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर रही हूं इनटू में r³। अब आप यहां से आप क्या करेंगे, r निकाल लोगे। सो इस 7 से ये 7 कट गया, मैं इधर सबको इस साइड ले जाती हूँ। सो 396 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 22 होगा यही। तो अब ये 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये जाएगा 11 पे जा रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये 8 11 8 जा 18। तो ये क्या होगा 2 9 जा, तो क्या रह गया 9 इंटू 3 विच इज 27। सो r³ की वैल्यू क्या आ गई, r³ आपके पास आ गया 27। आप इस 27 को कैसे लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब। सो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस आपके पास क्या आ गया, r आपके पास 3 आ गया, r क्या आ गया 3। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो आपको निकालना है वो जल्दी से आप निकाल लो। सो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है 3πr², यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस क्या आया, रेडियस हमारे पास आया 3, सो विच इज 3 इंटू में 3। सो कितना होगा देखो, ये 22 इंटू में 27 डिवाइड बाय 7, यही होगा। अब जल्दी से आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, 7 2 14, दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या होगी 49, दैट मीन्स 594 आएगा इसका आंसर। मैं यहीं से देख के लिख देती हूँ, ठीक है।
किसकी, यहाँ पे 7 2 14, दैट मीन्स इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे 4 594 बन रहा है, बाकी 604, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो आंसर इज 594/7, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया 594/7। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green, and the rest are white. One ball is drawn at random. What is the probability that the drawn ball is white in color? So आपको एक बैग में क्या दे रखे, 24 balls दे रखी हैं, जिसमें से 4 तो ब्लू है, 11 तो ग्रीन है, और बाकी कितनी है, बाकी व्हाइट है। तो व्हाइट कितनी होंगी, 11 + 4 is 15। तो बॉल टोटल कितनी थी, 24। सो तो व्हाइट कितनी होंगी, व्हाइट विल बी 9 बॉल्स होंगी। सो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर बॉल्स हमारे पास है 24। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 24। जब 4 ब्लू आ गई, 11 ग्रीन आ गई, तो कितनी हो गई ये, 15। तो बाकी बची वो कितनी है, वो है व्हाइट। तो कितनी बच गई, 9 बच गई। सो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है हमारे पास 9। तो आपको क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। आपको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो लेट आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, W क्या है, आप लिख देना इसमें यहाँ पे, लेट W बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। सो क्या हो जाएगा ये, तो व्हाइट बॉल के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 9 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 24 है। तो ये 3 से कट रहा है, यस, 3 3 जा 9, 3 8 जा। सो ऑप्शन क्या आ गया हमारे, सॉरी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 3/8। सो व्हाइट बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है 3/8। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 15। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज, ये ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। आपको बोला है -4, -5 से नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे कौन सा होगा। सो ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, -4, -0, -5, 0, 0, होगा, या √41, होगा। ये 4 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। सो आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी पॉइंट से जो नियरेस्ट होता है, या डिस्टेंस सबसे पास वाला कौन सा होता है, जो ये सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये बिल्कुल सीधा वाला, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधा। सो कौन सा पॉइंट पास है, -4, 0 जो है ये पॉइंट सबसे पास है, ये वाला इसका आंसर होगा। ना ही ये वाला पॉइंट पास है, ना ही ये वाला पॉइंट पास है, और ना ही ये वाला पॉइंट पास है। ये सारे के सारे इससे डिस्टेंस दूर है। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल सीधा वाला। सो ये कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे सबसे नियरेस्ट, इस पॉइंट के नियरेस्ट एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है -4, 0। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, जो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। कौन सी वाला, जो कि 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से कौन आपको मिडल मोस्ट वैल्यू बताता है। सो आपको पता है जो मीडियन होता है वो आपको मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है डेटा की। सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, मैं क्लास आगे नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, सो ये आज हमने 9 या 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर कल में, जो हम आगे के और 10 क्वेश्चन
करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो ये मेरे पास ओसवाल बुक है ना, आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो भी सैंपल पेपर है ना, इसके जो मैं भी आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ, इसके कोई आपको सोल्यूशन नहीं दे रखे हैं, सिर्फ पीछे आंसर दे रखे हैं। कुछ कुछ के जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनके आपको शायद आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने देखा है जो यू लाइक बुक है उसके अंदर सबके सॉल्यूशन दे रखे हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे कुछ भी हो। तो अगर आप बुक लेने का सोच रहे हो ना कि आपको कोई सैंपल पेपर्स करने हैं तो आपको बुक चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी जगह ओसवाल, ठीक है ले ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको खरीदनी है तो आप यू लाइक भी खरीद सकते हैं। उसमें आपको इन सब के जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना, इन सब के आपको डिटेल में सॉल्यूशन दे रखे, तो आप चाहो तो आप वो भी खरीद सकते हो। यू लाइक बुक बहुत अच्छी है, उसके अंदर इन सब के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो ये ले ली तो कोई बात नहीं, अदरवाइज तो आप यू लाइक ले सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन और कराऊंगी। बाय।